नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं अदिति शर्मा। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद जिंदगी जिए और इसके लिए हम उसे बड़े प्यार दुलार से बड़ा करते हैं और छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बता दें कि उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां व्यक्ति ना तो युवा कहा जा सकता है और ना ही बच्चा रह जाता है। ये है टीनेज यानी कि किशोरावस्था। इसके दौरान उसके विकास पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको बता दें कि 12 से 19 वर्ष की आयु बड़ी कमाल की होती है। इस दौरान बच्चे को यह मालूम ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसे में ना केवल वे भटक सकते हैं बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी प्रभावित हो सकते हैं और होते भी हैं। फिर चाहे शहरों की कदमताल में चल रहा आज का किशोर हो या फिर गांव में कुछ नया करने की कोशिश में लगा आज का युवा हो, दोनों ही जगह तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा के बच्चे शिकार हो रहे हैं। जी हां, गुजरता बचपन और उभरता यौवन होता ही कुछ ऐसा है जिससे बच्चे नहीं समझ सकते, लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना, है ना? बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। ऐसे में किशोर और किशोरियों के मनोविज्ञान से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे, आप तक उनकी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है किशोरावस्था में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन और स्वास्थ्य की चुनौतियां, एक जागरूकता। जी हां, आज हम इसी विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप भी अपने किशोर के स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर हैं और आज हम इनसे समझेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में कौन सा इन्फेक्शन स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में साइकोलॉजी विभाग में HOD हैं और आज हम इनसे खासतौर पर समझेंगे कि किशोरों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ उनके मनोविज्ञान के बारे में भी ये प्रकाश डालेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं हार्मोनल बदलाव के दौरान कौन कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये है बचपन यानी बाल्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जो आने वाले कल का भविष्य होती है। इस अवस्था के तुरंत बाद चुपके से एक ऐसे समय की शुरुआत होती है जिसे न तो आप बचपन कह सकते हैं न जवानी। गुजरता हुआ बचपन, पनपता हुआ यौवन। जी हाँ, यही तो होती है किशोरावस्था। उम्र के इस दहलीज की अपनी ही औकात होती है। इसी दहलीज पर बच्चे की वृद्धि होती है, विकास होता है और पढ़ाई लिखाई के साथ जिंदगी के कई महत्वपूर्ण फैसले करने का ये समय भी होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति तेजी से बढ़ने लगती है। शरीर की लंबाई और हड्डियों की मजबूती के साथ कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। 13 से 19 वर्ष के बीच हार्मोनल बदलाव के कारण उनका व्यवहार बदलने लगता है, मिजाज बदलने लगता है, भावनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। किशोर इन परिवर्तनों को अनुभव तो करते हैं, पर वे ये नहीं समझ पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये परिवर्तन इतने आकस्मिक और तीव्र होते हैं कि इसी दौरान कई समस्याओं का जन्म हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यौवन आरंभ के प्रकट होने से शरीर की कुछ एक ग्रंथियां एकाएक सक्रिय होने लगती है। ये वही समय होता है जब टांगों और भुजाओं की लंबी हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, वहीं दोनों में कई भौतिक बदलाव भी दिखते हैं। इसी बीच एक ऐसी स्थिति आती है जब बच्चे विवश हो जाते हैं और अपने आयु के समूह के साथ इनमें से कुछ बिना किसी परिणामों को सोचे समझे अनुचित कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ एक सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन भी करने लगते हैं।
निरंतर हो रहे हार्मोन में बदलाव के कारण जहां मोटापा के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वहीं मानसिक समस्या, तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां बच्चे के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकती है। आमतौर पर बच्चे अवसाद, चिंता, भावनात्मक और मानसिक बीमारी के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। बता दें, इसी अवस्था में मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार संचार में कमी या माता पिता के द्वारा समय न दे पाना भी समस्या का एक कारण बन सकता है। गौरतलब है कि किशोरावस्था उस दूध के उफान की तरह होता है जिसे सतर्कता बरतकर न केवल रोका जा सकता है, बल्कि दूध को गिरने के बजाय स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। माँ, जी हाँ माँ, चूंकि बच्चों की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सहयोग दें और खास तौर पर बच्चियों को शारीरिक बदलाव के प्रति सजग, सतर्क और सहज बनाने की कोशिश करें। किशोरों को भी चाहिए कि सुबह उठने की आदत डालें, नियमित ध्यान, योग और व्यायाम के साथ शारीरिक तौर पर क्रियाशील रहें। तभी तो एक स्वस्थ जीवन के साथ आज के बच्चे कल स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक जानकारी उन बच्चों की जिसके प्रति सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। आइए इसके साथ आज के हमारे कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। जागरूकता फैलाते हैं हमारे सभी दर्शकों के समक्ष ताकि वो अपने बच्चों को और करीब से समझ सकें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान उनके साथ मिलकर निकाल सकें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेश का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश, जब हम बात करते हैं टीनेजर्स यानी कि किशोरों की और उनकी सेहत की खासतौर पर बात की जाए तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही आधारों पर मूल्यांकन किया जाता है। तो कौन सी ऐसी बातें हो जाती हैं जो अमूमन हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर ध्यान ही नहीं देते? बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि सबसे पहले जैसे हम कह सकते हैं कि किशोर जो लोग हैं हमारे देश में, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें 42% जो है लेस देन 18 ईयर्स की तादाद होती है। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं जो। और जहाँ तक किशोर की बात है, आप मान लीजिए जो एडोलेसेंट्स हैं वो करीब जैसे मान लीजिए 11 साल से लेकर 19 साल तक वो करीब 25% हैं। तो आप समझ लीजिए, और जिनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। लेकिन ये एसेट भी है किसी भी देश के लिए, और ये देखा गया है कि देश के विकास के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए जो किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसके अंदर, क्योंकि वो देश के भविष्य होते हैं। और ये देखा गया है कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और जैसे WHO की परिभाषा है, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन है, उसमें मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य उसमें जुड़ा हुआ है। और खासकर जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो उसमें मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि पहले ये समझा जाता था कि जो किशोर व्यक्ति है, जो किशोरावस्था में है, उनको मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं। ये भ्रम दूर हो चुका है। और ये जितने भी आंकड़े हैं, जो एविडेंस है, जो बताते हैं कि करीब 10 से 20% लोगों को, एक व्यक्ति 5 लोगों में उनको मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। मैं सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनको बीमारियां हो सकती हैं। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, जो हम हमेशा कहते हैं कि बड़ों की जो इलनेस है, जैसे जो अडल्ट, उसके जो लक्षण है 50% से ज्यादा जो है 14 साल की उम्र से पहले पता लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो अडल्ट में होती हैं, बड़ों में होती हैं, तो उसके जो लक्षण है वो 50% से ज्यादा जो है 14 साल की कम उम्र से ही शुरुआत हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि 3/4 मतलब 75% जो है 25 साल की कम उम्र से ही शुरुआत उनकी हो जाती है। चाहे वो आप सब्सटेंस यूज की बात करें, ड्रग अब्यूज की बात करें, चाहे वो बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करें। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं मानसिक
बीमारियों को लेकर। तो ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन एडोलेसेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी इलनेस को अगर हमें प्रिवेंट करना है बड़े होकर, तो हमें इसी पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए तो यह अवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, और इससे ऐसे में हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे में, बल्कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। डॉक्टर ऋषि भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर ऋषि, जैसे अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि अगर हम किशोरियों की बात करें तो तमाम तरह की जिज्ञासाएं होती हैं जिसके चलते भटकाव की ओर वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में किस तरह की बातें हैं जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? सबसे ज़्यादा तो समाज को ये जानने की ज़रूरत है, परिवार को ये जानने की ज़रूरत है कि वो कौन सी वजह है जहाँ पर बच्चे भटक सकते हैं, और बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अभी डॉक्टर सागर भी जो बात कर रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 50 से 75% तक जो हैं वो बीमारियां जो हैं वो एडोलेसेंस यानी कि किशोर अवस्था में ही डेवलप होती हैं जी। पर हम समाज के इसी नागरिक होने के अनुसार आप ये देखिए हम कितना इस अवस्था को समझते हैं। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वो टीचर्स हों, पेरेंट्स हों या सोसाइटी के कोई भी वर्ग के लोग हों, हम अपना ज़माना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये वो महत्वपूर्ण अवस्था है जब जिंदगी की सबसे जो रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, रैपिड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि पुबर्टी चेंजेस की अभी वीडियो में भी बात हो रही थी, रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रैपिड इमोशनल सोशल चेंजेस होते हैं। तो सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इतने रैपिड चेंजेस के साथ बच्चे को तो समझ में ही नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। उसको डिसीजन लेने में मुश्किल होती है, उसको अपने मूड्स को, अपनी भावनाओं को समझने में मुश्किल होती है। तो समाज की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी ये है कि हम सबसे पहले बच्चों की उस अवस्था को समझें और फिर हम उसको उसी तरह से डील करें। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये किशोर अवस्था के बच्चों को हमें इसी अवस्था के अंदर संभालना है। हम ये क्यों उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि उनको एक मेच्योरिटी के साथ बिहेव करना चाहिए, एडल्टहुड की तरफ उनको खींचने लग जाते हैं, जबकि ये इतना इंटरेस्टिंग एज है और इतनी इम्पोर्टेंट एज है, क्योंकि हर बदलते समय के साथ उसमें कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, चाहे तो शारीरिक कहें चाहे मानसिक कहें। तो ऐसे में बदलाव जो हो रहे हैं उन्हें समझने की और हमारे किशोरों किशोरियों को समझाने की यहाँ पर बहुत सेंसिटिविटी के साथ उनको हैंडल करने की जरूरत है, ना कि नजरअंदाज से आपसे जानेंगे। डॉक्टर ऋषि, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त अरुणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मेरी बेटी है 6 साल की, उसका ना गुप्त अंग में ना रोज जलन पड़ती है और खारिश भी होती है। बार बार वो बोलती है कि वो ये परेशानी है उसको। तो इसका लिए क्या करना है? 6 वर्ष के हैं डॉक्टर ऋषि। हाँ। क्या बोला इन्होंने? कहाँ पे खारिश? जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पर खारिश होती है और इरिटेशन होती है। आप अपनी बेटी को किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर एक बार दिखाएं, ज़रूर उनसे संपर्क करें। इस तरह से उसको नज़रअंदाज ना करें। बच्चों की स्वास्थ्य से रिलेटेड या किशोर अवस्था के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो हमको उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा किया कि आपने अभी उसकी चर्चा की, और मेरी सलाह ये है कि आप फौरन जाकर अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं किसी भी अस्पताल में डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं। जी, एक बारी जांच करने वो कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको देखने समझने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही डॉक्टर दवाई जो है वो बताएंगे। इस तरह से बातचीत के जरिए बताना थोड़ा ठीक नहीं है, जांच के बाद ही सही जो इलाज है, उपचार है, वो बताया जा सकेगा। तो इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट जो है आप उनका संपर्क कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल जागरूक हैं अभी से अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अब मैं डॉक्टर राजेश का यहाँ पर रुकना चाहूँगी। डॉक्टर राजेश, अक्सर हम किशोरों की बात करते हैं तो उनकी जो पेरेंट्स हैं उनकी यही समस्या होती है कि बच्चा चंचल है, जिद्दी है, अपनी मनमानी करता है। तो इस तरह के जो व्यवहार है उन्हें किस तरह से संभाला जाए या किस तरह से मैनेज किया जाए? नहीं, सही कहा। देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो 2 तरह की समस्या बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी कॉमन है, जैसे हम अपनी क्लिनिक में भी देखते हैं जी। खासकर हम बात करें जो यंग बच्चों की, तो उसमें एक तो आपने जैसे बताया कि बिहेवियरल प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं कि, और दूसरी जो बोलते हैं वो जो कॉमन समस्या है वो उनकी
एकेडमिक रिलेटेड होती हैं। कहने का मतलब है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा, या पढ़ाई में उसको प्रॉब्लम है, या टीचर कहते हैं इसके नंबर कम आते हैं। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है ये बड़ी कॉमन है, और इसके लिए बहुत रेफरल्स आते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के हैं, चाहे वो टीचर के हैं। वो टीचर भी कई बार वो रेफर करते हैं कि ये बच्चा क्लास में बैठ नहीं पाता, टिक के बैठ नहीं पाता। उसमें भी देखा गया है कि 2 या 3 तरह के मुख्य लक्षण होते हैं जो बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना और ये बताना भी बहुत जरूरी है इस माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं ADHD। ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बड़ा, और इसमें खास जो सिम्टम है, मुख्य जो सिम्टम है वो यही होता है कि बच्चा चंचल बहुत होता है, उसमें बहुत एनर्जी होती है और एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, बहुत शोर करता है, और क्लास में भी सबको डिस्टर्ब करता है, और बाकी टीचर भी डिस्टर्ब रहती हैं क्योंकि औरों को भी डिस्टर्ब करता है और औरों का ध्यान भटकता है। बहुत इम्पल्सिव होता है, बात पूरी सुनेगा नहीं, अपना जवाब दे देगा, शोर मचाएगा, कहीं आप बाहर ले जाएंगे तो दौड़ेगा। फिर उनका रिस्क जो है चोट लगने का बहुत ज्यादा होता है। अगर आप पूछें कि इमरजेंसी में बच्चों को जब लेकर आते हैं तो खासकर ऐसे बच्चे हाई रिस्क में होते हैं, बिकॉज वो इतनी चंचलता उनमें होती है, वो ऑन द रन, ऑन द गो हमेशा रहते हैं, तो उसमें चोट लगने का भी उनका खतरा रहता है और वो कभी कभी सीरियस भी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं ADHD, और ये बड़ा आसानी से डायग्नोसिस हो सकता है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि इसका हम इलाज ना करें तो उसका नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि उस बच्चे की उस खास उम्र में पढ़ाई अफेक्टेड होती है, क्योंकि वो क्लास का काम पूरा नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, हम बताएंगे कि इसकी दवा है पूरे संसार में, इसकी एक दवा से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और ये दवा ऐसा नहीं है जिंदगी भर लेनी है, दवा कुछ टाइम तक लेनी होती है, और ये बहुत इफेक्टिव दवा है। और दवा के अलावा इसके और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी है जो कि बहुत कारगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम, ये बीमारी एक ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से हो सकता है, जी बिल्कुल, दवा से या साइकोसोशल। तो इसके लिए जरूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे के साथ उस तरह के रिश्ते रखें कि जो बातचीत करके बच्चा अपनी परेशानी बता सके और सही समय पर उसके लिए उपचार भी किए जा सकें। डॉक्टर ऋषि, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? बस मैं यही बताना चाहूंगी कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं वो कई बार इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बढ़ जाती हैं, और कभी कभी इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज एकेडमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया के नाम से आमतौर पर लोग उसे जानते हैं। ऐसे बच्चों में देखा गया है कि अक्सर बहुत सारे बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज होते हैं। तो अगर हम एकेडमिक इश्यूज को कंट्रोल करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज भी ठीक होते हैं। और इसी तरह से अगर बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, तो उनका इम्पैक्ट आपके एकेडमिक्स पे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। कम्युनिकेशन से बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देने की जरूरत है। दोनों ही केसेस में इमोशनल सपोर्ट का, केयर का, कंपैशन, इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि हमें समाज में, परिवार में समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है, बिल्कुल। और अगर हम इसी के प्रति जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर अपने बच्चे की परेशानी को समझ भी पाएंगे, उससे उसे निजात भी दिलवा पाएंगे। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेल आ गया है हमारे पास अभी, और मैं उसे कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। लखनऊ से PK श्रीवास्तव जी ने मेल किया है, और इसका जवाब मैं दोनों ही विशेषज्ञों से लेना चाहूंगी। ये लिखते हैं कि क्या सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों में होने वाली समस्याओं की तीव्रता स्थिर रहती है? हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? तो जानना चाहेंगे पहले डॉक्टर राजेश से, यहाँ पर उनकी टिप्पणी ले लेते हैं कि क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश इस पर आप? देखिए, बहुत सही सवाल पूछा है श्रीवास्तव जी ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है सेरेब्रल पाल्सी जी। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पहले आप इसके बारे में बता भी दें। उसमें यही होता है कि जैसे हमारा ब्रेन डेवलप होता है, उस स्थिति में जो है आपके जो चलने की जो क्षमता है वो नहीं होती है, या बहुत वीक, जैसे आपके पैर होते हैं, हाथ हैं, या एक तरह का फ्लैसिड है या स्पास्टिक है, वो अलग अलग उसके टाइप्स हैं सेरेब्रल पाल्सी की। उसमें जो मानसिक विकास है वो भी पूरी तरह से नहीं होता है, उसमें मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या इसको हम मंदबुद्धि या वो कहते हैं, वो भी हो सकता है। और लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर किसी भी व्यक्ति परिवार में है ये, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है,
वहाँ पे कंसल्ट करें, वहाँ पे कुछ जांच हो सकती हैं और उसके साथ एसोसिएटेड मान लीजिए उनको मृगी है या दौरे पड़ते हैं या सीजर्स हैं तो उसका भी जो है इलाज हो सकता है। लेकिन जो इसमें मुख्यतः जो इलाज है वो फिजियोथेरेपी है, एक तरह का थेरेपी से, एक्सरसाइज से, इसका असिस्टेड डिवाइस से इससे पूरा इलाज होता है। लेकिन अगर इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर किसी व्यक्ति बच्चे को ये है, उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को समझना है और पूरा उसका असेसमेंट कराइए और इसमें एक रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है और एक जो है जैसे हमारे देश में स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है और भी जगह शहरों में है तो वो बट इसका जो पूर्ण इलाज जो है या उसका जो असेसमेंट है बच्चों के विभाग या पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हो जहाँ पे वहाँ पर जाकर इससे संपर्क करना चाहिए और इसका पूरी तरह से असेसमेंट कराना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? जैसे कि डॉक्टर सागर ने बताया, फिजियोथेरेपी तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इसके रिहैबिलिटेशन में। लेकिन समाज में लोगों को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इसमें पढ़ाई लिखाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत सीवियर लेवल की हो, कई बार बहुत माइल्ड और मॉडरेट लेवल का भी होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो उस केस में ऐसे बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी को देखकर ना ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे सोसाइटी में कि लोगों को लगता है कि शायद ये तो पता नहीं कितना बड़ी विकलांगता है और बच्चे को वो स्कूल नहीं भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके जो बाकी के डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं उसमें ठहराव आ जाता है, वो रुक जाता है, वो ठहराव आ जाता है। तो इसीलिए उसको प्रमोट करने की जरूरत है सभी एंगल से और हर चीज का समाधान है जी। बस हमें समझने की जरूरत है, पर समाधान है तो समाधान भी जरूर है। बस जैसा विशेषज्ञ ने हमारी बताया कि समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसी तरह की जागरूकता हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं किशोरों में होने वाली मानसिक समस्याओं की, किस तरह से उनके विकास में ये रुकावटें बनती हैं और हमें उनको किस तरह से समझने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको बस हमारे टोल फ्री नंबर डायल करने हैं। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर ऋषि का यहाँ रुक कर लेते हैं। डॉक्टर ऋषि, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एकेडमिक्स और हमारे बच्चों का जो व्यवहार है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्कूल में अच्छे अंक भी आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं उनके, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, पहचानने की ज़रूरत है सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स किस वजह से अच्छी नहीं है। अगर तो बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, मान लिया सेल्फ एस्टीम लो है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो वो उतने सोशलाइज नहीं कर पाते हैं। सोशलाइज नहीं करते हैं तो वो इसलिए भी कम बोलते हैं और हमें लगता है कि इसकी तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है जी। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ऑटिज्म बच्चों में, कुछ बच्चे जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के स्कूल में आते हैं उनका
उनको अपनी बात को कहने में और दूसरों की बात को समझने में, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। कुछ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी होते हैं। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि पहले हम जानें कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम किस वजह से है। पर आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जो स्कूल में आमतौर पे देखने को मिलता है, वो ज़्यादातर वही होता है जहाँ पर बच्चों में थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम है, सेल्फ एस्टीम इतनी लो है, या वो कुछ इतने बुझे से डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ इरिटेबल भी रहते हैं, तो उनका नहीं दिल करता कि क्लास में वो किसी से बात करें या टीचर से ज्यादा इंटरेक्ट करें। भूमिका बहुत ही अहम हो जाती इसमें है। माता पिता की भूमिका भी बहुत अहम है और टीचर्स की भी जी। जो भूमिका है वो बहुत अहम है। हमको उनको इन्वॉल्व करना चाहिए घर के अंदर भी और स्कूल में भी। आमतौर पर उल्टा होता है, जो बच्चे कम बोलते हैं तो फिर वो हम बिल्कुल उसको एक अलग ही कर देते हैं, साइड किनारा कर देते हैं। पर ऐसे बच्चों को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज में। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई में ही आप उनसे बुलवाओ, जहाँ पे वो हो सकता है अपने को थोड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करें जी। तो आप उनको बाकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा प्रमोट करो, वहां पर पार्टिसिपेट करें, तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ये बचपन और किशोर अवस्था के ही साल हैं। जितना हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, जितना हम उनको प्रमोट करेंगे, उतनी एडल्टहुड में यानी कि बड़े होकर जाकर उनकी पर्सनालिटी निखर कर बनती है जी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये जो अवस्था है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए न केवल पेरेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी अपना दायित्व निभाने की यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाती है, जरूरत हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर राजेश का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हम सभी लॉकडाउन में थे, बंद हो गए थे, लेकिन अभी अगर बच्चों की बात करें, हम टीनेजर्स की बात करें, तो वो तो अभी भी उनका बाहर जाना काफी हद तक बंद ही है। ऐसे में कई तरह की उनकी मानसिक समस्याएं आई हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई है, वो ना अपने हम उम्र से मिल पा रहे हैं, ना मन की बात साझा कर पा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह की आप सलाह देंगे, क्या किया जाए? सही कहा कि आज के इस कोरोना के दौर में बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ा है और वो हम देख भी रहे हैं अपने क्लिनिक में। और उसके कारण कई हैं। एक कारण तो यही है कि जो कोरोना की वजह से उसका जो डर है, जो जैसे न्यूज आ रही है टीवी में, इतने लोगों की जी बिल्कुल, लगता है डॉक्टर राजेश से यहाँ संपर्क टूट गया है। दोबारा यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे। डॉक्टर ऋषि, आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। अभी ऐसा देखा गया है कोविड-19 के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे बच्चों में, क्योंकि उनका जो डेली रूटीन है उसमें चेंज आया, बहुत बदलाव। आप पैंडेमिक की बात ही हम लोग यहाँ पर कर रहे थे ना, तो उसमें ओवरऑल रूटीन में चेंज आ गया। वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। ये उम्र में जहाँ पर पीयर ग्रुप के साथ मिलना जुलना, दोस्तों के साथ खेलना कूदना इतना इम्पोर्टेंट होता है, वो चीज से वो महरूम हैं जी। तो जब वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है। तो उनके इसी वजह से थोड़े घर के अंदर, आजकल हमारी क्लिनिक में बहुत सारे पेरेंट्स आकर ये बात बताते हैं कि बहुत सारे बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे हैं। और उसका एक और भी इम्पोर्टेंट ये रीजन, एक तो रीजन ये है कि वो अपने हम उम्र के लोगों के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों का ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो ऑनलाइन गेमिंग में या मोबाइल्स में, इंटरनेट पर, इन सब चीजों पर, जिसके अपने और ज्यादा दुष्प्रभाव हैं। और अगर हम ग्रामीण गाँव की बात करें, वहां पर अलग बात है। वहां पर क्या है, शहरों की तरह हर घर में इतने मोबाइल फोन नहीं होते। यहाँ पर तो क्या है कि बच्चे शहरों में फिर भी अपना दिल बहला लेते हैं कि चलो स्कूल नहीं जा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे, तो चलो गेम्स खेलनी। तो उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। बहुत ज्यादा यूज करने से हम उसको एब्यूज या एडिक्शन और उसकी कैटेगरी में डालते हैं, बट थोड़ा यूज करना तो अच्छा है। बच्चे को भी एंटरटेनमेंट, कुछ उसको अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। तो क्या है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। बहुत सारे घरों में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है या मोबाइल फोन्स नहीं है। पर आजकल तो गाँव वगैरह में भी घर घर मोबाइल फोन होते हैं, पर इतने मोबाइल फोन नहीं होते हैं कि बच्चों के पास भी होंगे शहरों की तरह और पेरेंट्स के पास भी होंगे। तो वो उतना अपने दोस्तों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं। तो आई थिंक ये जो बच्चों के साथ अपनी हम उम्र यानी पीयर ग्रुप के साथ जो कनेक्शन कट गया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कूल जो वो एक अपनी डेली लाइफ रूटीन जिंदगी गुजारते थे, उससे वो वंचित हो गए हैं। टाइम से अब सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है, टाइम से खाना नहीं खाते हैं। सभी चीज़ों का प्रभाव उनके ओवरऑल बायोलॉजिकल फंक्शनिंग, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, इमोशनल फंक्शनिंग पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं किशोर अवस्था के बच्चों में, तो अभी स्पेशली जिन्होंने 12वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा अब आगे करियर किस तरफ की तरफ जाएगा, क्या करना है। तो बहुत सारी ना मतलब एक अनहोनी सी, अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है। उसकी वजह से बहुत एंग्शियस हो जाते हैं बच्चे।
तो ऐसे में आप किस तरह की सलाह देंगे? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ये है कि हम पहले ये समझें कि देखिए हर तरह के दौर से हम जिंदगी में गुजरते हैं। हम अगर ये पैंडेमिक है, हम इसको अपनी जिंदगी से हटा तो नहीं सकते। हमें सीखना है इसके साथ हम कैसे निभा सकते हैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से, अच्छे से अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो जो रूटीन आपकी लाइफ में पहले था, एक बिल्कुल वैसा रूटीन तो अभी नहीं आ पाएगा। और मैं ये कहूंगी भी नहीं कि अगर बच्चा पहले 6 बजे सोकर उठता था तो पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करें कि तुम अभी भी 6 बजे उठो। इसका भी अपना आनंद है, चलो बच्चे थोड़ा लेट उठ रहे हैं, लेकिन एक रूटीन और डिसिप्लिन होना चाहिए। आप उनका पॉजिटिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। खाना, उठना, सोना, पढ़ना, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनकी एंटरटेनमेंट के लिए टाइम होना चाहिए। तो उनको जो भी उनकी हॉबीज़ हैं उन सब के लिए वो थोड़ा टाइम निकाल सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परिवार के सदस्यों को, पेरेंट्स को इस बात का समझने का, क्योंकि अब टीचर से ज़्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समय घर पर ही हैं पूरा टाइम। तो हम उनके रूटीन को फॉलो करने के साथ साथ हम उनको वो इमोशनल सपोर्ट भी दें जो सपोर्ट उनको अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप में, स्कूल में मिलता था। तो हम उसको किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज करें ना, हर चीज में यहाँ पर बहुत जरूरी जो रोल है वो पेरेंट्स का हो गया है कि वो अगर अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं तो पेरेंट्स एक फ्रेंड की यहाँ पर भूमिका निभा सकते हैं, और उसको पॉजिटिवली लें हम। ये मतलब ये एक वक्त है जिंदगी में, पहली बार एक तरह से हम इसको क्यों नहीं एक योगदान की तरह लेते हैं कि अब हम फायदा क्यों ना उठाएं, हम एक परिवार में साथ में मिलकर बैठे हैं, खाना खाने के वक्त हम अपनी बॉन्डिंग को थोड़ा बच्चों के साथ बढ़ाएं, बातचीत करें, कम्युनिकेशन को बढ़ाएं। बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, नारायण खुशवाहा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे कुछ दिन से बुखार आता है, थोड़ी बुखार आता है कुछ दिन से आपको? जी। तो फिर अभी तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई दवा ली है? जी, फिर भी आता है जी। कुछ दिन पहले करवाया था मैम, फिर भी आता है जी। क्या उम्र है आपकी? 15-16 साल। 15-16 साल है। डॉक्टर सागर, राजेश सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। डॉक्टर सागर, क्या सलाह देंगे? यहाँ पर इनको बार बार बुखार आता रहता है। देखिए, बुखार तो यही है कि सबसे आज के दौर में बुखार अगर आता है तो उसको लाइटली ना लें और अपनी जांच कराएं, कहीं कोरोना का तो नहीं है। हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं, डेंगू फीवर हो सकता है और भी वजह हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेरी सलाह जहाँ पर भी है, अपने जो हॉस्पिटल है या कोई डिस्पेंसरी है या कोई भी जो कोई दवा खाना है वहाँ पे जाके अपना चेकअप कराएं, और अगर जरूरत पड़े तो टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन कोई भी बुखार, जैसा हम कह सकते हैं कोरोना भी हो सकता है, तो उसकी भी एहतियात बरतें और बाकी परिवार को भी उससे बचा के रखें उनको। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ बढ़ते हैं कि डॉक्टर राजेश, आपसे ही जानना चाहेंगे अब कि हमारे जो किशोर हैं, किशोरियां हैं, उनमें उनका जो मानसिक विकास है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा बना हुआ है, लेकिन कभी कभी ये भी समस्या आती है कि शारीरिक विकास में कुछ बाधाएं आ रही हैं, अच्छी तरह से बढ़वार नहीं हो रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह की समस्या की वजह से हो सकता है ऐसा? आपका मतलब जैसे जो किशोरियों में शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, देखिए, उसके कारण वही है, कई हो सकते हैं। और अगर शारीरिक विकास में समस्या है तो अब हो सकता है उनकी न्यूट्रिशन में कुछ कमी हो, या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई बीमारी हो सकती है, जैसे आम समस्या है, इन्फेक्शन कुछ हो सकता है। तो उस स्थिति में जरूरी है कि जैसे अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें, और कुछ जरूरी जांच है वो की जा सकती है। और कुछ अगर बाकी उनका वैक्सीनेशन, वो सब भी इम्पोर्टेंट है, जो बाकी बच्चों का जो होता है वो बिल्कुल कराएं। और जो भी जैसे मान लीजिए स्कूल में है तो मिड डे मील मिलता है तो उस पर भी ध्यान दें। और खासकर जो लड़कियों में प्रॉब्लम हो सकती है कि जिनकी कई स्कूलों में जो कीड़ों की दवा देते हैं, तो ये सब कॉमन सी समस्या हैं। तो बेसिकली अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। मतलब उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, पहले अपने जनरल डॉक्टर से मिलें और वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना है। अगर जरूरत पड़ी तो आपको हायर सेंटर या दूसरे डॉक्टर पे भेज सकते हैं, मगर ये जनरल डॉक्टर जो है
मेडिकल ऑफिसर के लेवल पे ही आपकी बात बन जाएगी। आप उन्हीं से कंसल्ट करें और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक मेल हमारे पास आ गई है, कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी। कल्याण मुंबई से मंजू मल्होत्रा जी की मेल है। ये लिखती हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉकडाउन के कारण पहले ही काफी धीमा हो गया था, उसके बाद तो वो पूरी तरह से बंद हो गया है। काफी तनाव में हूं, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं, ये सब सोचकर ही चिंता बढ़ जाती है। पहले कोरोना और फिर मुंबई की बारिश, मन में तरह तरह के विचार आते हैं जिसका प्रभाव घर और हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो डॉक्टर राजेश, तनाव की स्थिति है, लॉकडाउन के चलते बिजनेस ठप हो गया है, जो पर्यावरण है उसके चलते भी, जैसे बरसात की ये समस्या बता रही हैं, काफी हो रहा है, चिंता और तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? सही कहा। देखिए, जैसे बताया है, ऐसे इनकी तरह के बहुत लोग हैं, मैं कहूँगा लाखों में है या करोड़ों में है, जिनको ये समस्या है। कोरोना तो इन्फेक्शन है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो चीजें हुई हैं, जैसे आप काम नहीं कर पा रहे हैं या काम पे नहीं जा पा रहे हैं या बच्चों को लेके समस्या, तो ये सारी जो चीजें हैं, इससे इंसान जो है एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है कि आगे क्या होगा, भविष्य का नहीं पता। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन देखिए, इसमें जो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। ये मान के चलें कि ये जो कोई भी वक्त जो खराब वक्त होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, ये थोड़े वक्त के लिए है, ये भी वक्त निकल जाएगा। और इसमें ये देखें कि अपने आप को कैसे सुदृढ़ करें, कैसे मजबूत बना के रखें, और अगर ये कोशिश करें कि कैसे अपने आप को जितनी मजबूत स्थिति से काम लेंगे तो उसको उतनी आसानी से स्थिति को पार कर सकते हैं। और ये देखें कि आप देखिए, जो इंसान की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ऐसे वक्त में जो चीजें हैं अपने आप को कैसे ढालना है, ये जरूरी है। क्योंकि ये मान के चलिए कि आपके परिवार में आप अकेले नहीं है, आपका इफेक्ट जो है आपके पूरे परिवार पे होगा, बड़ों पे भी, बच्चों पे भी है, उस पे भी असर होता है। तो इतने ये कहा जाता है कि जितने कष्ट को आप इतने अच्छी खुशी होकर उसको झेलें, तो उसको आप आसानी से उससे पार पा सकते हैं। ये तो एक आपको पार करके जाना है। ये मुश्किल घड़ी है सबके लिए, आपके जैसे बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो इस और तनाव में ये जरूरी बात है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और अगर फिर भी उनको एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, घबराहट के सिम्टम्स हैं, तो ये इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, या आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और भी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर डॉक्टर राजेश कह सकते हैं कि एक सकारात्मक विचारधारा रखने की जरूरत है यहाँ पर इन्हें, तभी ये अपना और अपने परिवार का, पूरे परिवार का ध्यान भी रख सकती हैं। बिल्कुल, और विशेषज्ञों से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। पुणे से आरती पाटिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मैं सागर साहब जी से बात करना चाहती हूँ जी। मेरा बेटा है ना, अभी 10वीं कक्षा में है और अभी पूरा दिन ऑनलाइन एग्जाम पढ़ाई चालू होती रहती है मैडम जी। तो उसका सर बहुत दर्द होता है और उसे ना एक दिन रात को ना सर में बहुत दर्द होने लगा और वो हाथ पैर झाड़ता था और बहुत तकलीफ हुई, पूरी रात बहुत तकलीफ हुई। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बताया कि फोन पे अभ्यास मत करो, पढ़ाई मत करो, लेकिन वो पढ़ाई तो करनी पड़ रही है। लेकिन हम बहुत इतना ज्यादा तकलीफ होती थी उसे, तो समझ नहीं पा रहे थे तो क्या है। तो डॉक्टर साहब जी ने हमें कुछ भी नहीं बताया जी, 2 इंजेक्शन लगवा दिए 2 हफ्ते में जी। ऑनलाइन पढ़ाई के तो चलते हम डर गए थे कि जी हाँ मेंदू का कुछ प्रॉब्लम है मुझे। जी डॉक्टर राजेश, क्या कहेंगे आप? ऑनलाइन क्लासेस के चलते बहुत ही समस्या ये उजागर हो रही है, बच्चों के सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, ये जैसे मैंने सुन पाया हूँ, मतलब एक तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो रही है और सर में दर्द हो रहा है उनके बच्चे के। और भी कोई समस्या बताई है उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई और समस्या नहीं है, लेकिन जी हाथ पैर जो है वो झाड़ता है। वो क्या झाड़ता है? हाथ पैर जब झटकता है, जब सर में बहुत दर्द होता है। अच्छा। लेकिन मृगी का दौरा जैसा तो नहीं है अगर कोई हाथ पैर झटकता है तो। लेकिन ये देखिए, ये बात सही है कि क्या हो गया है कि आजकल जो है ये कोरोना के चलते जो है बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, क्योंकि कोई भी बच्चे जो है इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे
और एक तरफ तो परिवार में सब लोग कहते हैं भाई आप मोबाइल कम यूज किया करो या लैपटॉप कम देखा करो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो, और दूसरी तरफ जो है ऑन द कॉन्ट्ररी सारी क्लासेस उसी में हो रही हैं। तो एक तरह का डबल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बच्चे भी अब कंफ्यूज हो रहे हैं। और दूसरा जो क्लास जो है हम ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा जब क्लास एक साथ हो जाती है तो उसका जो है कभी कभी नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि ये फर्क है ऑनलाइन क्लासेस में और रेगुलर क्लास के अंदर भी। तो ये स्वाभाविक है कि बहुत देर तक, और ये भी हम कहते हैं जिन बच्चों को, कि आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं जैसे किसी को ऑनलाइन या इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, कभी कभी इंटरनेट एडिक्शन हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहने का मतलब है बहुत ज्यादा यूज करने से भी समस्याएं आती हैं। तो उसमें एक समस्या जो बहुत ज्यादा नेट यूज करने, मोबाइल यूज करने में, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर स्क्रीन टाइम, EST, तो जितना करने से ये होता है कि या तो आपको हेडेक एक बड़ी कॉमन समस्या है, सर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में भी दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में भी दर्द हो सकता है, उंगलियों में बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हैं उसमें पेन हो सकता है, आंखों में पेन हो सकता है, आंखें आपकी लाल हो सकती हैं बिकॉज आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर रहे हैं अपना स्क्रीन टाइम पे। तो हेडेक उनमें से एक समस्या, तो उसका समाधान है। देखिए हम ये कहते हैं कि हर आधे घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए आप। उस 10 मिनट में अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, हाथ पैर थोड़े चला लीजिए, थोड़ा आसपास घूम लीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स की मुद्रा में रखिए 5-10 मिनट के लिए। तो हो सकता है जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाएं। और इवन कई लोगों को ज्यादा यूज करने से चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, गुस्से में भी आ सकते हैं, तो वो भी लक्षण हो सकते हैं। तो ये इस माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एक्सेसिव यूज स्क्रीन टाइम से जी, तो किसी भी चीज का अगर हम अधिकतम इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी हमारे शारीरिक जो अंग हैं उन पे प्रभाव डालता है। डॉक्टर रूसी, आप क्या कहेंगी, इसका मानसिक हमारे स्तर पर क्या असर पड़ता है? ब्रेन डिसऑर्डर है क्या ये किसी तरह नहीं, का? ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है। अगर किसी भी चीज का हम इतना ज्यादा उपयोग करते हैं कि जरूरत से ज्यादा हम कर रहे हैं और उसका प्रभाव जब फिर वो चीज हमें नहीं मिलती है, हमें बहुत क्रेविंग होती है उस चीज़ की, और उसका प्रभाव हमारी बाकी चीज़ों पर पड़ता है, हमारे इमोशंस पर पड़ता है, हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, हमारी दिनचर्या पर पड़ता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये एक गंभीर अवस्था है। लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर राजेश सागर भी बात कर रहे थे, इसमें ज़रूरी फिर मैं कहूँगी कि परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एक थोड़ा सा हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है कि कितना एक्सपोजर टाइम बच्चे का स्क्रीन में है। दिल्ली में तो अभी बहुत सारे स्कूल्स में उन्होंने खुद ही उसको काफ़ी कम कर दिया है। अभी 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस, 2-3 घंटे से ज्यादा क्लासेस कहीं पर भी नहीं हो रही हैं। बट होता क्या है कि 2-3 घंटा बच्चा अपना ऑनलाइन क्लास करने के बाद भी अब अगर वो 2-3 घंटा या 4 घंटा मोबाइल पर भी है, और कुछ कुछ पेरेंट्स तो हमें आकर ये भी बता रहे हैं कि पूरा पूरा दिन उनके बच्चे मोबाइल को हटाते नहीं है, रात के 2-2 बजे तक वो मोबाइल्स पर ही लगे रहते हैं, मतलब डिफरेंट एप्स को यूज कर रहे हैं। तो वहां पर वो एक्सपोजर जब बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाता है, वहां पर प्रॉब्लम है। तो एक मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि उसका जो प्रभाव है वो हमारे बिहेवियर पर ना पड़े, चिड़चिड़ापन ना आए। आजकल इस पैंडेमिक के दौरान बच्चों में जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि जब वो एक एडिक्शन जैसा हो जाता है और बच्चे को हम नहीं देते हैं ना, वो स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है, फिर बच्चे के अंदर वो फिर चिड़चिड़ापन आता है, और कभी कभी ज्यादा यूज करने से भी आता है। तो उसका प्रभाव हमारे ब्रेन पर भी पड़ता है। बिल्कुल। और तो इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी भूमिका काफी जरूरी हो जाती है। मॉनिटरिंग करें, और अगर आप लगातार क्लासेस कर भी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप ब्रेक जरूर यहाँ पर लेते रहें। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। सुशील गुप्ता जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो 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 सुशील जी, लगता है इनसे संपर्क टूट गया है। आप दोबारा कोशिश करिए, जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवाल सुनेंगे और उसके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार,
स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं किशोर अवस्था में होने वाली मानसिक समस्याओं और साथ ही साथ किस तरह से हम अपने किशोरों का साथ दे सकते हैं और उनके विकास में और मददगार साबित हो सकते हैं। इस पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए देश के 2 बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर ऋषि का यहाँ रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर ऋषि, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किशोरियों की, तो उनमें खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जल्दी विवाह हो जाता है, फिर जल्दी गर्भवती हो जाती हैं। उसके चलते कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, शारीरिक तो होती हैं, मानसिक समस्याएं भी होती हैं। इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर विस्तृत चर्चा आपसे इस विषय में हम जरूर करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, जान लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो, मंगल सिंह जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मैम। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। जी मैम, मेरे को बुखार आता है, मैं कुछ काम करता हूँ तो चढ़ाता है और मैं बैठ जाता हूँ तो अपने आप उतर जाता है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 वर्ष है और कमजोरी भी है। जी, डॉक्टर राजेश क्या कहेंगे इस पर? बुखार आता है, जैसे ही कोई काम करते हैं तो बुखार की समस्या है, अन्यथा वो ठीक हो जाती है। नहीं, अब देखिए, अगर बुखार आता है, पहली बात तो ये है कि अगर एक थर्मामीटर लें, अगर एक तो होता है कि आपको महसूस होना बुखार, लेकिन डॉक्टर जो है वही मानेंगे अगर थर्मामीटर में जब आप देखेंगे लाल निशान बना हुआ है 98.4 या 6 पे, अगर उससे ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं बुखार है, और अगर 100 है तो समझ लें कि इम्पोर्टेंट है वो चीज़ को समझना। और अगर बुखार है तो जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसको नज़रअंदाज ना करें, और अगर ये, क्योंकि कोरोना भी हो सकता है और क्योंकि अपने परिवार को बचाना इम्पोर्टेंट है, जैसे सब हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आजकल डेंगू और भी तरह की बीमारियां हो रही हैं बुखार से रिलेटेड। अगर कोई इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है, लेकिन आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अजीब बात बताई कि वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जी, और साथ ही कमजोरी की भी काफी समस्या रहती है इन्हें। किस चीज की? कमजोरी की, कमजोरी, हाँ, रहती तो है। बुखार में, हाँ, ये बात सही है कि बुखार में कमजोरी स्वाभाविक है, क्योंकि ये कोई इन्फेक्शन होगा इसीलिए बुखार है, और उसमें कमजोरी, थकावट और ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और तो ये मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि काफी कम उम्र है, 18 वर्ष की है, तो डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि और ये मैसेज सभी व्यक्तियों के लिए है जिनको भी बुखार आ रहा है। पहली बात तो बुखार को चेक करें थर्मामीटर में है या नहीं, अगर है तो जरूर उसको कंसल्ट करें अपने किसी भी डिस्पेंसरी, पीएचसी में। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो अपने पीएचसी जहाँ पे है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या सीएचसी है, तो वहां पे जाकर डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच हो सकती है वो जरूर कराएं, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी चीज ना हो, एक बार असेस कराना जरूरी है। जी, एक बार जांच हो जाएगी तो उसके बाद अच्छे स्तर पर यहाँ पर इलाज भी संभव हो पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका नितिशा जी? मेरा ये सवाल है कि मेरा भाई है 14 साल का और वो बहुत नेगेटिव सोचता है, मतलब कि वो कुछ भी होप करता है तो वो अच्छा नहीं होगा, मतलब हमेशा नेगेटिव होप करेगा कि उसको एग्जाम्स में खराब मार्क्स ही आएगा, और शायद इसी वजह से ना उसको बहुत वॉमिटिंग भी होने लगता है। अक्सर एग्जाम से पहले वो बीमार पड़ जाता है और कंटिन्यूअस वॉमिटिंग करता है, मतलब मोर देन 24 आवर्स।
और उसका पूरा मेडिकल हम लोग चेकअप कराए पर कुछ वैसा डिफॉल्ट नहीं मिला उसका। जी डॉक्टर रुचि क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? ऐसा अक्सर होता है बच्चों में, किशोरावस्था के लोगों में और बड़ों में भी, कि जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट फिजिकल सिम्टम्स में होते हैं। तो ये जो वो बार बार बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, उसका बहुत मुख्य कारण ये हो सकता है कि वो कहीं तनाव में है, जो आपने बताया भी कि बहुत नेगेटिव थिंकिंग हो गई है। तो आप उसकी जितनी भी जांच करवाएंगे, जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, कुछ भी निकल कर नहीं आएगा। तो आपको ज़रूरत है कि आप उसी मनोचिकित्सक को जाकर उसको दिखाएं और उसका इलाज करवाएं। जी काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट, जी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो उसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाकर संपर्क करने की जरूरत है। जी आपको बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आप अभी से ही उसका ध्यान रख रहे हैं और आगे भी आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर काउंसलिंग के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रुचि आप जानकारी दें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी किशोरियां हैं उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर अर्ली मैरिज की या फिर गर्भवती हो जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसी और अर्ली मैरिज जो है वो बहुत कॉमन है रूरल एरियाज में, गाँव में। तो वहाँ पर सभी बड़े लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि देखिए, जैसे कि एक कोई पेड़ है, वो भी जब पूरी तरह से ग्रो करता है, बड़ा होता है, उसमें जब भी फल आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम छोटा सा प्लांट घर में लाकर हमने लगाया गमले में और अगले दिन ही उसमें से फल आने लगे। तो हम एक ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति से ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि छोटी अवस्था में हम उसकी शादी कर दें। शादी करना बस एक शादी ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। शारीरिक तौर पर भी उनको इस काबिल होना चाहिए, उनका शरीर इस अवस्था में होना चाहिए कि वो फिर अर्ली प्रेगनेंसी को झेल सकें। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो मानसिक तौर पर इमोशनली उतने मैच्योर हैं, साइकोलॉजिकली उतनी मैच्योर नहीं है अभी बच्चियां। तो अगर हम उनको कम उम्र में ये सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे प्रेशर आता है, तो उसका प्रभाव आने वाले बच्चे पर भी पड़ता है, उनकी अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और वेलबींग पर भी पड़ता है और पूरे परिवार पर पड़ता है। जी बिल्कुल, तो इसके लिए तो जागरूकता बहुत जरूरी है। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही खासतौर पर हम ये देखते हैं कि माहवारी जब होती है तो अलग तरह का व्यवहार किया जाता है लड़कियों के साथ, तो इसका असर किस तरह से पड़ता है उनके मानसिक स्वास्थ्य पर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस तरह के व्यवहार से क्या होता है कि बच्चियों में ना वो फीलिंग्स ऑफ शेम, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट डेवलप हो जाती हैं। उनको लगने लग जाता है कि ये कोई गलत बात है, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया या ये नहीं होना चाहिए था। तो वो ना शेम की, शर्म की फीलिंग्स और गिल्ट फीलिंग्स, ये सारी जब फीलिंग्स डेवलप होती हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा निराश भी हो जाती हैं। कुछ लड़कियां बहुत एंग्शियस हो जाती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हैंडल करना है। ज़रूरी ये है कि उसकी अवेयरनेस गाँव-गाँव भी होनी चाहिए, जैसे कि शहरों में स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, बताया जाता है ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो गुजरेंगे। परिवार में माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम बचपन से बच्चों को बताएं कि देखिए ये भी ना एक ब्लेसिंग है, ये एक योगदान की तरह है। मतलब आपको एक ब्लेसिंग ऊपर वाले ने, गॉड ने दी है कि आप एक माँ बन सकती हैं जब आप बड़ी होंगी। जी, उसको तो भी एक सकारात्मक रूप में लेने की जरूरत है, ना कि नकारात्मक रूप में जिसको वो पता नहीं कोई बीमारी जैसा समझने लग जाते हैं और हम उसको फिर हीन भावना से देखने लग जाते हैं और वैसे ही ट्रीट भी करते हैं। जी बिल्कुल। आइए डॉक्टर सागर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सागर, मेरे पास समय की बहुत कमी है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी यहाँ पर कि जो खान पान हम आज ले रहे हैं वो क्या कल बेहतर कल का निर्माण कर पाएगा हमारे किशोरों में? आपको बहुत ही कम समय में दे पाऊंगी यहाँ पर। जी बताएं। खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है और जैसा कहते हैं कि आजकल जैसे जो खासकर किशोरों के लिए कि जंक फूड को अवॉइड करें और न्यूट्रिशियस आहार लें, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, और उसमें हर प्रकार की जैसे कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, और ये सब का सेवन करें। और कई किशोरों में, खासकर बॉयज में देखा है, जब वो जिम पे जाते हैं तो ज्यादातर कुछ अलग अलग किस्म के फूड प्रोडक्ट वो लेते हैं, तो वो देखें कहीं उसकी हानि तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ चीजों में स्टेरॉइड्स होता है। तो लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो बेहतर खान पान जो है वो बेहतर कल का निर्माण कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि संतुलित आहार का ही, तो ये अपना जो है खान पान का बहुत बड़ा रोल है और बिल्कुल इसके लिए प्रॉपर तरीके से ही लें, सलाह करके ही लें और इस पर पूरी तरह से ध्यान दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ डॉक्टर ऋषि आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने जागरूकता फैलाई है, हमारे सभी दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप विशेषज्ञों की सलाह से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले सप्ताह कुछ मेल भी हमारे पास आए हैं जिसमें कई दर्शकों ने स्वास्थ्य संबंधी जो अपनी समस्याएं हैं हमारे साथ साझा की हैं। भारत की प्रगतिशीलता की एक मिसाल एक किसान भाई ने हमें मेल किया है बस्ती उत्तर प्रदेश से। भगवान दीन ने पूछा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियों में काफी दर्द रहता है, क्या कर सकते हैं। जबलपुर से प्रियंका सिंघई लिखती हैं कि उनकी डिलीवरी को 6 महीने हो गए हैं, उनके हाथ की दोनों कलाइयों में अचानक से दर्द की समस्या पैदा हो गई है, क्या कर सकती हैं। दोस्तों, बहुत जल्द ही हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें लिखते रहें, आप हमें मेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अब आपको बता देते हैं हमारी ईमेल आईडी क्या है। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।